अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि प्रीवियस लॉ गेट के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स थे उनका यही सवाल था कि सर लॉ गेट के कोई नोट्स मिल जाएं, कोई इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज़ की सूरत में कोई हमें गाइडेंस मिल जाए। तो मैंने जब लॉ गेट के स्टूडेंट्स को, लॉ गेट के एस्पिरेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया था 2021 के अंदर, तब से लेके आज तक मैं स्टूडेंट को एक ही बात कहता हूँ, जस्ट फोकस ऑन बेयर एक्ट्स। अगर आप लॉ गेट में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, उस तैयारी को भरपूर तरीके से आप यकीनी बनाना चाहते हैं कि हम किसी ऐसे पैटर्न पर आ जाएं कि हम जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर लें, 80 प्लस 90 प्लस, या कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जो 50 प्लस ही ऑब्टेन करना चाहता है। सो ही मस्ट गो थ्रू फ्रॉम ऑल बैरक्स विच आर रेलेवेंट टूवर्ड्स लॉ गेट, अदरवाइज यू विल बी अनएबल टू पास द टेस्ट ऑफ लॉ गेट। अब लॉ गेट के एग्ज़ाम को किस तरीके से हमने जो है गो थ्रू करना है, लॉ गेट के एग्ज़ाम को की एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको ये पता होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नो वन इज़ परफेक्ट, ऑल दो ये मैं नहीं कहता कि मैं इसको फॉलो नहीं करता इस लाइन को कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिकॉज नो वन कुड बी परफेक्ट। लेकिन क्या है कि जो आपके अंदर खामियां हैं उसको फिलफिल करने के लिए हमने जो है वेब जनरेटेड टेस्ट का आगाज़ किया। 2023 के अंदर हमने इनॉग्रेशन की वेब जनरेटेड टेस्ट ऑफ ऑल बैरक्स। जितने भी बैरक्स थे सारे के सारे बैरक्स को हमने रिलेट किया, उसको जो है उसके कंपोजिट टेस्ट बनाना शुरू कर दिए। अब हमारे पास मोर देन 50 कंपोजिट टेस्ट हैं। उस कंपोजिट टेस्ट के अंदर किस तरीके से आपने जो है उसको गो थ्रू करना है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मोबाइल ओपन किया, उस मोबाइल में आपने अपना जीमेल डाला, अपना नाम डाला। जैसे ही आपने टेस्ट को इंटर किया वैसे ही आपका टाइम काउंटर स्टार्ट हो जाएगा कि विद इन 30 मिनट्स आपने 30 MCQ सॉल्व करना है, विद इन 50 मिनट्स आपने 40 MCQ सॉल्व करना है। सो डेफिनेट सी बात है कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी कैंडिडेट अगर विद इन 50 मिनट्स वो 40 MCQ सॉल्व करता है, डेट मीन्स ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द MCQs और उसको वो आंसर भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि उनको वो रिलेट ना करे, उनको वो आंसर ना करे, सो हाउ ही विल बी एबल टू अटेम्प्ट 100 MCQs इन अपकमिंग लॉ गेट टेस्ट। सो बेहतर तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेब जनरेटेड टेस्ट को आंसर करें, वेब जनरेटेड टेस्ट के MCQs की तैयारी कर वहाँ से करें कि आप उसकी एक्सरसाइजेज सॉल्व करें। सेकेंडली, हमारा जो पैटर्न है किसका, अपकमिंग लॉ गेट के लिए हमारा जो पैटर्न हमने स्टार्ट किया है किसके लिए, जो हमारे पास बैरक्स की स्टडी है। तो बैरक्स को पढ़ना किस तरीके से है, बैरक्स को अंडरस्टैंड किस तरीके से करना, ये सारा कुछ हम इस कंप्लीट प्लान के अंदर हम आपको पढ़ना सिखाएंगे कि आपने इस कंप्लीट प्रिपरेशन के अंदर आफ्टर 3 मंथ्स के प्लान के अंदर जो हमारा गोल्डन बैच है उसको ज्वाइन करने के बाद आप किस तरीके से एबल होंगे कि आप जो है एक एक MCQs को सॉल्व कर सकें। एक एक हमारे पास जितने भी बैरक्स हैं, मैं ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका हूँ कि मोर 700 प्लस सेक्शंस आर्टिकल्स बनते हैं जो कि आपके लॉ गेट का हिस्सा हैं। तो सब देखें, देट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई भी एक स्टूडेंट इतना उसका जहनी मुआवजा इतना स्ट्रॉन्ग हो कि वो सारे के सारे सेक्शन, सारे के सारे आर्टिकल्स को याद कर ले। तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसको वो किस तरीके से अडॉप्ट करे, उसको वो किस तरीके से समझे। आपने हाफिज़ कुरान देखे होंगे, आपने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे होंगे कि जिनको सारे के सारे जो है सब्जेक्ट्स याद हैं, ऑल दो नॉट इन फील्ड ऑफ लॉ बट आउट ऑफ लॉ भी आपने ऐसे कैंडिडेट्स होंगे। वो किस तरीके से याद करते हैं, वो क्या करते हैं, रेपिटेशन। हमारा लूप होल कहाँ पे स्टार्ट होता है एक लॉ स्टूडेंट का, कि हम क्या करते हैं, लॉ गेट अनाउंस होगी तो ही हम तैयारी करेंगे, सिविल जज की टेस्ट अनाउंस होगी तो ही हम तैयारी करेंगे, अदरवाइज़ हमने बुक्स को ओपन करने की जहमत भी नहीं करनी। चाहे वो मट्टी से भरपूर हो जाएं, लेकिन हमने उनको ओपन करने की भी जहमत नहीं करनी। LLB के पेपर अनाउंस होंगे फिर ही हम तैयारी करेंगे पास पेपर्स में से। स्ट्रेटेजी मतलब माइंड के अंदर साइकिल बन चुकी है पास पेपर्स, बस पास पेपर्स को गो थ्रू कर लो, चाहे फिर CSS लेवल हो, चाहे फिर जुडिशरी हो, चाहे फिर लॉ गेट हो, चाहे फिर कोई भी लॉ का रेलेवेंट एग्जाम हो, पास पेपर्स गो थ्रू कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा, बस वहीं से प्रिपरेशन कर लो। लेकिन ऐसा हरगिज़ ना करें, ये आप खुद के साथ खेल रहे हैं, अपने करियर के साथ खेल रहे हैं। इसका क्या हल है, इसका हल सिंपल इतना है कि आपने क्या करना है, ऑल दो पास पेपर्स से तैयारी करना
जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इवेल्युएशन के पेपर में किस नेचर के क्वेश्चन आ सकते हैं बस। लेकिन पूरा का पूरा 100% उसी पर रिलाय करना, दैट इज नॉट इनफ फॉर यू। उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए आपने एक एक सेक्शन, एक एक आर्टिकल सारे के सारे गो थ्रू करना है। अब आज से हम बिलफर्स आगाज करते हैं गोल्डन बेच का। हमारा जो आज सब्जेक्ट है वो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। अब कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के कितने मार्क्स हैं? 20 मार्क्स हैं। इसका सिलेबस क्या है ये भी डिस्कस करेंगे आज, और आज इसके कुछ सेक्शंस जो हैं डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इसका सिलेबस कितना है, सेक्शन 1 से लेके 12, 15 से लेके 20, उसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन 47, फिर आ जाता है सेक्शन 75, फिर 96, फिर 104, 115, 151 इनहेरेंट पावर्स ऑफ द सिविल कोड। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं ये आगे सेक्शन पोर्शन ऑर्डर्स की, ऑर्डर्स के अंदर ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 6 to 9, यानी ऑर्डर 6, 7, 8, 9 सारे आ गए। और फिर उसके बाद आ जाता है आपका ऑर्डर नंबर 39, ऑर्डर 41, ऑर्डर 43। कितने ऑर्डर्स हो गए ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने ऑर्डर्स? 8 ऑर्डर्स हो गए। इन 8 ऑर्डर्स को जब आप गो थ्रू करेंगे तो मेरे ख्याल से 150 प्लस रूल्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। तो अब इन रूल्स को किस तरीके से पढ़ना है? नियर अबाउट 100 to 150 रूल्स हैं। अब इन रूल्स के अंदर एक एक रूल्स को मिनिमम 2 टाइम्स आपने गो थ्रू करना है। टोटल मार्क्स की वेटेज 20 है, डेट मीन्स के 10 मार्क्स आपके यहाँ से आ गए, 10 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आ गए। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब सेक्शंस जो पोर्शन है लॉगेट के लिए मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि सबसे ईजीएस्ट पोर्शन जो है वो सीपीसी का सेक्शन पोर्शन, लीगल एथिक्स का कंप्लीट पोर्शन, और साथ ही साथ क्यूएसओ आपको हार्ड लगती होगी। अगर आप उसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो क्यूएसओ भी आपके लिए इजी हो जाएगी। अब ये वो प्लस पॉइंट्स हैं, प्लस मार्क्स हैं जिनको अगर आप अच्छे से पढ़ लें तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा मार्क्स को गेन करना। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से लेके। सबसे पहला सवाल कि हमारे पास जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आता है वो किस साल के अंदर आता है, इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब क्या कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 से पहले नहीं था, लेकिन कंसोलिडेटेड नहीं था। An act to consolidate and amend the laws related to the procedure of the courts of civil jurisdiction। अब इस लाइन से आपको एक चीज़ पता चलेगी, टू कंसोलिडेट मतलब जोड़ना। अब ये जो हमारे पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, डेट मीन्स के सिविल जुरिस्डिक्शन को एंटरटेन करने के लिए सीपीसी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। 1908 से पहले भी हमारे पास सिविल लॉ था, लेकिन कंसोलिडेटेड नहीं था, जुड़ा हुआ नहीं था। उसको कंसोलिडेट किया गया, उसको जोड़ा गया। अंडरस्टैंड? उसके बाद फिर क्या आता है? प्रियम्बल वे टू एक्सपीडिएंट एंड कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्रोसीजर सिविल जुरिस्डिक्शन इनेक्टेड एज फॉलोड। 21 मार्च 1908 इसकी डेट ऑफ इनेक्टमेंट है। कौन सी डेट है? 21 मार्च 1908। 1 जनवरी 1909 क्या है? डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है। अब ये डेट ऑफ इन्फोर्समेंट मैंने किस तरीके से याद की थी? मैंने अपने टाइम में इस तरीके से याद की थी, डेट ऑफ इनेक्टमेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ सीपीसी, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ लिमिटेशन एक्ट, दोनों सेम है। इस वजह से मुझे याद होगी 1 जनवरी 1909। अब आते हैं किसकी तरफ? सेक्शन 2। सेक्शन 1 तो क्लियर हो गया। सेक्शन 2 आ जाता है हमारे पास डेफिनेशन क्लासेस।
डेफिनेशन क्लासेस को पढ़ना, डेफिनेशन क्लासेस को समझना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको एटलीस्ट ये आइडिया हो जाए कि आपको किस तरीके से पूरा का पूरा एक्ट, पूरा का पूरा लॉ पढ़ना है, पूरा का पूरा लॉ को अंडरस्टैंड पढ़ना है। बेसिकली जो हमारे पास डेफिनेशंस होती हैं वो एक मिरर होती है पूरे के पूरे एक्ट को आपके सामने रखने के लिए। बिलफर्स कोई ऐसा वर्ड आ गया जो कि यहाँ पर उसकी मीनिंग कुछ और है, पीपीसी के अंदर उसकी मीनिंग कुछ और है, किसी और लॉ के अंदर कुछ और है, लेकिन आपने इस वर्ड को इस लॉ के हद तक अगर पढ़ा है तो आप पूरे एक्ट के अंदर उसकी वही मीनिंग लेंगे जो इसकी डेफिनेशन के अंदर होगी। कोड, कोड मीन्स रूल्स। फिर आ जाता है क्या हमारे पास डिक्री। अब डिक्री की क्या डेफिनेशन है? डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ adjudication, the formal expression of an adjudication which so far as regard the court expressing it, conclusively determines the rights of parties। अब फर्दर फिर क्या कहता है कि कंट्रोवर्सी, मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट एंड मे बी आइदर प्रिलिमिनरी और फाइनल। वर्ड आ गया क्या? मे बी, आइदर और फाइनल। अब एक चीज़ आपने समझनी है, लास्ट टाइम की हद तक मैंने यही कहा था आपको कि मे बी का सवाल भी आ सकता है, शल बी का सवाल भी आ सकता है, मस्ट भी का भी आ सकता है और इस बार भी आ सकता है। लास्ट टाइम जो हमारे पास लॉ गेट होता है उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि मे बी का वर्ड भी दिया, कंक्लूसिव डिटरमाइंस का वर्ड भी दिया, एडजुडिकेशन का वर्ड हटा दिया। अब जर्नली वो क्या करते थे कि कंक्लूसिवली डिटरमाइंस का वर्ड हटा देते थे या मे बी का वर्ड हटा देते थे। तो स्टूडेंट की साइकी बन चुकी है कि नेक्स्ट टाइम जो लॉ गेट होगा वो भी इस नेचर का ही होगा। स्टार्टिंग से लेके अब तक जो लॉ गेट का पैटर्न वो क्या है? कॉपी पेस्ट पैटर्न। कॉपी पेस्ट का हरगिज़ ये मतलब नहीं है जो प्रीवियसली सवाल आए थे उसमें से जो वर्ड उन्होंने मिस किए दोबारा से वही मिस करेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि ये डेफिनेशन ही ना दे, किसी और डेफिनेशन में से सवाल दे दें। तो खैर कहने का मकसद क्या है, हम डिक्री को समझ रहे थे। डिक्री क्या है? डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी एडजुडिकेशन है, ठीक है, हकूक़ का तयन है। आपने क्या याद रखना है? हुकूक का तयन है, जो कि जो भी मैटर इन कंट्रोवर्सी होगा पार्टीज़ के बीच में तो वो क्या करती है? पार्टी को हुकूक का तयन कर देती है कि आपका ये हक बनता है और हर जजमेंट डिक्री को फॉलो करने की हकदार होती है। एवरी जजमेंट फॉलोज द डिक्री, ठीक है। डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी हो सकती है। एनी एडजुडिकेशन ऑफ एन अपील लाइज ऑफ एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। तो अपील डिक्री से लाए करती है या ऑर्डर से लाए करती है? ऑर्डर्स के खिलाफ भी अपील लाए कर सकती है, डिक्रीज के खिलाफ भी अपील लाए कर सकती है। उसके बाद डिक्री होल्डर, पार्टीज टू द डिक्री। एक होता है डिक्री होल्डर, एक होता है जजमेंट डेटर। क्या फ़र्क है दोनों में? डिक्री होल्डर मीन्स अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास, जिसके फेवर में डिक्री पास हुई, डिक्री होल्डर। अ पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड, दैट मीन्स के जजमेंट डेटर। डेटर मतलब मकरूज। डिस्ट्रिक्ट मीन्स द लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सिविल कोड। सिविल कोड के जुरिसडिक्शन में जो भी हमारे पास लोकल लिमिट्स आती हैं उसके एरिया वाइज, तो उसको हम नाम दे सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। सिविल के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वही कोर्ट अगर क्रिमिनल में है तो वो सेशंस कोर्ट है। फॉरेन कोर्ट मीन्स द बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान, वो फॉरेन कोर्ट हो जाएगी। उसके बाद आ जाएगा फॉरेन जजमेंट, जो कि पाकिस्तान में से आउट ऑफ पाकिस्तान किसी कोर्ट ने जजमेंट पास किया हो, फॉरेन जजमेंट हो जाएगी। गवर्नमेंट प्लीडर मीन्स सरकारी वकील। जज मीन्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट। अब देखें वर्ड क्या है? जज।
प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सिविल कोर्ट। अगर आप एक जज को प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट समझेंगे तो आप एक अच्छे वकील बन सकते हैं। अगर आप जज को एक जज ही समझेंगे तो आप एक अच्छे वकील नहीं बन पाएंगे। खैर, ऑन द रिकॉर्ड ऑन द एयर लेक्चर है, इस वजह से मैं ज़्यादा इसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो हमारी प्राइवेट क्लास होती है उसके अंदर मैं आपको इसका हवाला समझाऊँगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लीगल रिप्रेजेंटेटिव। क्या आ जाता है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है? पर्सन हु रिप्रेजेंट्स स्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन। जो डिसीज्ड पर्सन की कोई भी मिल्कियत को रिप्रेजेंट करे उसे हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं। उसके बाद अब देखें ना, यहाँ पर क्या है, फर्दर भी है, एंड इंक्लूड एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ डिसीज्ड एंड वेयर द पार्टी सूज टू बी सूड रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टरों से भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहा जा सकता है। उसके बाद मीन्स प्रॉफिट। अब ये मीन्स प्रॉफिट क्या है? एक्चुअल में आप इसे कहते हैं मैथनिक प्रॉफिट, कुछ कहेंगे कोई और प्रोनाउंसिएशन कर देंगे इसकी, बट एक्चुअल में हमारे पास मीन्स प्रॉफिट है क्या कि जो भी अपोजिट पार्टी आपकी प्रॉपर्टी से जो बेनिफिट्स गेन करती है ड्यूरिंग पोजेशन, रॉन्गफुल पोजेशन, ठीक है, राइटफुल नहीं, रॉन्गफुल पोजेशन, अगर कोई पार्टी आपकी प्रॉपर्टी से कोई जो है प्रॉफिट्स गेन करती है तो आप उसके खिलाफ क्लेम कर सकते हैं मीन्स प्रॉफिट का। मीन्स प्रॉफिट, प्रॉपर्टी मीन्स द हुज प्रॉफिट which the person in wrongful possession in such property actually receives or might ordinary delegants have received, या वो ले चुका हो या ले सकते हैं आप उससे, या हो सकता है इन फ्यूचर कुछ महीनों बाद लेना शुरू कर दे। ठीक है, पास की भी ली जा सकती है, करंट भी ली जा सकती है। कितने टाइम पीरियड के लिए ली जा सकती है? जस्ट फॉर 3 years। फर्दर मोर, फिर उसके बाद ऑर्डिनरी डेलीगेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ सच प्रॉफिट्स बट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स ड्यू टू इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है, शैल नॉट इंक्लूड इम्प्रूवमेंट ऑफ सच प्रॉपर्टी। अगर बिलफर्ज एक ज़मीन थी, उस ज़मीन में कोई जो है अदर पार्टी, आपकी अपोजिट पार्टी क्या करती है, वहाँ पर एक घर तामीर करवा दे, दुकानें तामीर करवा दे, तामीर करवाने के बाद, दुकानें तामीर करवाने के बाद वहाँ से रेंट वगैरह वसूल करना शुरू कर दे, और वो रेंट उसको दुकानों का ही मिल रहा है, ज़मीन का नहीं मिल रहा, तो फिर आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। फिर इसके ऊपर डिफरेंट केस लॉज हैं कि आप फिर भी क्लेम कर सकते हैं। वेयर द लॉ इज़ नॉट क्लियर देन यू नीड केस लॉज। खैर, जब आप जो है प्रैक्टिस कोर्स के अंदर आएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करते चलेंगे। मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड ग्रोइंग क्रॉप्स। बाद में क्या आ गया? मूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी को सही से डिफाइन नहीं किया गया। अब मूवेबल प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम कहाँ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे ट्रांसफर प्रॉपर्टी के तहत, नहीं, हम जाएंगे जर्नल क्लॉजेज एक्ट के अंदर। देखें, अगर तो आप लॉ गेट के एस्पिरेंट नहीं होते, अगर आप सिविल जज के एस्पिरेंट होते, लॉ के एस्पिरेंट होते, तो मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता कि लॉ को पढ़ना किस तरीके से। जर्नल क्लॉजेज एक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो हर लॉ पर एप्लीकेबल है। जर्नल क्लॉजेज एक्ट मींस यहाँ पर अगर कोई भी एक डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो जर्नल क्लॉजेज एक्ट की डेफिनेशन यहाँ पर कवर हो रही है तो आप उसको इनेबल कर सकते हैं, यहाँ पर एप्लीकेबल कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद फिर आ जाता है ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी एडजुडिकेशन ऑफ द सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री। जो डिक्री नहीं है वो ऑर्डर है। जब भी किसी, हमारे पास जब एक सिविल सूट फाइल करते हैं, सिविल सूट के अंदर उस फाइल के अंदर डिक्री शीट होती है कि जब भी जज साहब ऑर्डर पास्ड देयर ऑन, ये वर्ड आता है ना, ऑर्डर पास देयर ऑन, तो उस ऑर्डर में जज साहब जो भी कहेंगे तो वो उसके ऊपर ऑर्डर पास होगा। और जब भी ऑर्डर पास होगा दैट मीन्स कि फिर आप ये कह सकते हैं दैट इज़ एन ऑर्डर विच इज़ पास बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। ठीक है। उसके बाद फिर आ जाता है प्लीडर।
प्लीडर मीन्स एनी पर्सन इंटाइटल्ड टू अपीयर और प्लीड फॉर अनदर इन कोर्ट, यानी जो आपका वकील होता है। फिर उसके बाद आ जाता है प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब मीन्स बाय रूल्स, ये सवाल भी आया था। प्रिस्क्राइब मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स। उसके बाद आ जाता है पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर को इन्होंने अपने जो है क्या दे दी, एक डेफिनेशन दे दी। Every person service in Pakistan, every judge, every commissioned officer, military officer, every officer of the court of justice whose duty is of such court investigate, every person who holds the office of the virtue of empowers the keep person is confined। ये सारी की सारी डेफिनेशन एप्लीकेबल हो गई किस पर, पब्लिक ऑफिसर पर। फिर उसके बाद हमारे पास जी हाँ ठीक है। अच्छा, अब एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि सर सेक्शन नंबर 2 सब क्लास 11 के अंदर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसके अंदर एक वर्ड है इंटरमेडल्स। इंटरमेडल्स की मीनिंग क्या है? इंटरमेडल्स की मीनिंग भी वही है, रिप्रेजेंट डिसीज्ड ऑफ और स्टेट, हु रिप्रेजेंट डिसीज पर्सन और हिज स्टेट, उसको इंटरमेडल्स भी कहा जाता है। फिर उसके बाद सेक्शन 3 आ जाता है हमारे पास सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स। सेक्शन 3 क्या बात करता है? देखें, हमारे पास कोर्ट का स्ट्रक्चर अगर आप समझें तो कोर्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है कि सबसे लोवेस्ट जो कोर्ट है हमारे पास वो कौन सी है? सिविल जज, ठीक है। उससे फिर हमारे पास अबव इसका ग्रेड होता है 18 ग्रेड, सीनियर सिविल जज। फिर इसके बाद कौन सा आ जाता है? इसके बाद आ जाता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ जाता है? हाई कोर्ट जस्टिस साहब। अब एक चीज याद रखें, हमारे पास जो सिविल जज है ये सबऑर्डिनेट है किसके? सीनियर सिविल जज के। सीनियर सिविल जज सबऑर्डिनेट है किसके? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज किसके सबऑर्डिनेट है? हाई कोर्ट के। लास्ट टाइम एक सवाल आया था कि सीनियर सिविल जज इज सबऑर्डिनेट टू डैश, ऑप्शन में आ गया डिस्ट्रिक्ट जज, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर है। यहाँ पर आपने अपना कॉमन सेंस भी यूज करना है। अब यहाँ पर एक और सवाल जो आपसे पूछा जा सकता है लेकिन पूछा नहीं जाता लॉ गेट के अंदर, मैं जस्ट आपको क्लियर करूँगा, सेक्शन 3 के अंदर ही सेक्शन 6 को हम मर्ज कर देंगे। वो कौन सा सवाल है? पिक्यूनरी लिमिट्स के बारे में, कि हमारे पास जजेस की पिक्यूनरी लिमिट्स कितनी है। जो हमारे पास जजेस की पिक्यूनरी लिमिट्स है वो किस तरीके से आप इवेल्युएट करेंगे? देखें, हमारे पास जो जजेस की पिक्यूनरी लिमिट्स है, सिविल जज की जो पिक्यूनरी लिमिट्स सिंध के अंदर, इंटीरियर सिंध के अंदर है या किसी भी प्रोविंस के अंदर है, वो कितनी है? 10 lakhs। सीनियर सिविल जज की कितनी है? 10 lakhs ऑनवर्ड और फिर अनलिमिटेड, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज के पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जज के पास आप अपील फाइल करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज के पास आप क्या करते हैं? अपील फाइल करते हैं। अब एक चीज़ आप याद रखें, वो कौन सी चीज़ है? पॉइंट आपने याद ये रखनी है कि हम पता कैसे करें कि लिमिट्स, पिक्यूनरी लिमिट्स कितनी है। देखें, इंटीरियर के अंदर कितनी है? अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन है सीनियर सिविल जज के पास, लेकिन कराची के अंदर ऐसा हरगिज़ नहीं है। कराची के अंदर अब बढ़ाकर 6.5 करोड़ कर दी गई, पहले 1.5 करोड़ थी। इससे डाउन जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो सीनियर सिविल जज के पास चलती थी, और उससे ऑनवर्ड जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो डायरेक्टली इंस्टीट्यूट होती थी हाई कोर्ट, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। अभी भी हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है। 1.5 करोड़ से ऑनवर्ड या 6.5 करोड़ से ऑनवर्ड, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा कि जितने भी
सूट्स एडमिट होंगे वो सारे के सारे डायरेक्टली ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में एडमिट होंगे हाई कोर्ट में, सिंध के अंदर। अदर प्रोविंसेस के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसका क्या रीज़न है? उसका रीज़न ये है कि कराची इज़ द मेट्रोपॉलिटन सिटी, कराची के अंदर करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो सीनियर सिविल जज से ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन लेकर हाई कोर्ट को दे दी गई। खैर अब हम आते हैं इसको सबऑर्डिनेशन ऑफ द कोर्ट, आपको पता चल गया। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन सेक्शन 6 है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब कुछ ये है हमारे पास, save as far otherwise expressly herein contained shall operate give the court jurisdiction over the suit amount or value of the subject matter। यहाँ पर वर्ड क्या है? अमाउंट और वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, ये दो वर्ड याद रखें। उससे पहले हमारे पास दो सेक्शन मिस हो गए। कौन कौन से मिस हो गए? एक आ गया हमारे पास सेविंग क्लास, सेक्शन 4 आ गया। फिर आ जाता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या कहता है? सेक्शन 5 एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ रेवेन्यू कोड्स, एप्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू कोड्स। सेविंग क्लास क्या कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रेरी नथिंग इन द कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट अदरवाइज इफेक्ट और एनी स्पेशल लॉ इफेक्ट स्पेशल और लोकल लॉ नाउ इन फोर्स एनी स्पेशल जुरिस्डिक्शन एम्पावर्ड कन्फर्ड। पावर कन्फर करना किसको कहते हैं? पावर देना, ठीक है। फिर उसके बाद और एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स in particular and without prejudice of the generality of the preposition contained in subsection 1 nothing in this code shall be deemed to limit effect any remedy with the landlord may have under any law for the timing in force for the recovery of rent agriculture procedure of such land। अब इसका क्या मतलब है? देखें वर्ड क्या है? सेविंग क्लास। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड को हम सेविंग क्लास कहते हैं कि अगर किसी और कानून के अंदर कोई भी बात लिखी है और वो कंट्रडिक्शन क्रिएट कर दे इस कानून में और उस कानून में, और वो कानून स्पेशल या लोकल लॉ, तो वो कानून सुपरसीड हो जाएगा जनरल लॉ के। वेयर स्पेशल लॉ और जनरल लॉ इज इंट्रोड्यूस द जनरल और द स्पेशल और लोकल लॉ विल प्रिवेल ओवर द जनरल लॉज। जनरल लॉ से प्रिवेल कर जाएगा, वो क्या कर जाएगा? प्रिवेल कर जाएगा, उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। अब इसकी एग्जाम्पल मैं आपको क्रिमिनल लॉ के अंदर ही अगर दे दूँ, सेक्शन 29B ऑफ CRPC और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 ओपन करें, दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन है। CRPC सेक्शन 29B ओपन करेंगे, वहाँ पर क्या कहता है? वहाँ पर कहता है द एज ऑफ जुवेनाइल इज अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स 14 ईयर्स। जब आप JJSA जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 ओपन करते हैं, वो कहता है जुवेनाइल इज द पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। CRPC द जनरल लॉ, सारे स्टूडेंट्स का एक ही जवाब सर CRPC इज एप्लीकेबल है। बट सेविंग क्लास क्या कह रहा है कि जब स्पेशल और लोकल लॉ आ जाएगा, यहाँ पर स्पेशल लॉ इंट्रोड्यूस कर दिया गया। जब स्पेशल लॉ को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, सो डेफिनेट सी बात है कि आपने स्पेशल लॉ की बात को भी ऊपर रखना है, लोकल लॉ की बात को ऊपर नहीं रखना। तो सेविंग क्लास का मतलब यही है कि जब कोई स्पेशल और लोकल लॉ आ गया तो आपने उसकी बात को इंपॉर्टेंस देनी है। सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। फिर एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ रेवेन्यू कोड्स, इट मीन्स के रेवेन्यू मैटर्स CPC नॉट एप्लीकेबल। तो हमने आज जो है सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 6 तक पूरा डिस्कस कर लिया। कितना? सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 6 तक कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया कि सेक्शन 1 2 बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 से 1-2 सवाल लाजमी आते हैं हमारे लॉ गेट के अंदर, और एक एक वर्ड आपने पढ़ना है। अब हमारे पास जो सेक्शन 5 है वो क्या कहता है? वेयर एनी रेवेन्यू कोड्स आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड इन दोज मैटर्स अपॉन विच एनी स्पेशल एनेक्टमेंट silent the provincial government by notification special gazette declared that any proportions of such provisions are not expressly made applicable to the code
shall be applied to those courts, यानी कि स्पेशली वो चीज़ वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगी। जितने ये हमारे पास एकड़ों के अंदर ज़मीनें होती हैं तो उनका मैटर्स कहाँ इंस्टीट्यूट होता है, उनका मैटर्स भी यहीं पे इंस्टीट्यूट होता है। लेकिन फर्स्टली ये कह रहा है कि एप्लीकेशन उसकी क्या है, एप्लीकेशन उसकी ये है कि कहीं कहीं वो एप्लीकेबल है, कहीं कहीं एप्लीकेबल नहीं है। पार्टीशन का मैटर को ले लें, इंटीरियर सिंध के अंदर पार्टीशन का जो मैटर है वो कहाँ पर होता है, पार्टीशन का मैटर होता है हमारे पास AC के पास, असिस्टेंट कमिश्नर के पास, रेवेन्यू कोर्ट्स में। रेवेन्यू कोर्ट्स में आप जो है क्या करते हैं, पार्टीशन का सूट फाइल करते हैं। लेकिन हमारे पास जो कराची का प्रोसीजर है वहाँ वो थोड़ा चेंज है, वहाँ पर आप डायरेक्टली पार्टीशन का सूट करते हैं सीनियर सिविल जज के पास। वो किस प्रोविज़न के तहत करते हैं, वो करते हैं आप सेक्शन 16B, सेक्शन 16B टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर ये बताया गया है कि आप पार्टीशन का सूट भी ला सकते हैं सिविल कोर्ट के अंदर। क्लियर है यहाँ तक? तो खैर ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाऊँगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस के अंदर आएंगे तो प्रैक्टिकल चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ तक कोई क्यूरी, कोई भी सवाल हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।